So, welcome all to the heart to heart session of Star Trek Global. ये सेशन एक ऐसा सेशन है जो हम हर संडे 11 बजे करते हैं, जहां पे आप सब लोग अपने दिल की बात बिना जजमेंट के बयां करते हैं. दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन, फॉर एम्पावरिंग योरसेल्फ. नो वन इज राइट, नो वन इज रॉन्ग. हम किसी की बात ना काटते हैं, ना हम किसी की बात को कहते हैं कि यस. हमें अगर कुछ अच्छा लगता है तो हम उसे इनवाइट करते हैं, कोई अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज टोटली नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म. आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं. बस एक छोटी सी एक प्रार्थना है, हम किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोलेंगे, हम कोई पॉलिटिकल व्यूज नहीं रखेंगे इसमें, बिकॉज दिस इज नॉट प्रो एनी रिलीजन और प्रो एनी पॉलिटिक्स. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहूंगा एक स्टार. हालांकि मैं उस दौर में से नहीं हूं जब ये स्टार थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मूवीज देख के मुझे बहुत प्रभावित हुआ था, मैं बहुत प्रभावित हुआ था. और लोग कहते हैं कि ही इज द रियल सुपरस्टार ऑफ दिस अभी तक का जो है उसमें ही इज द रियल सुपरस्टार. मैंने उनकी एक्टिंग भी देखी है, बहुत ईज से एक्टिंग करते हैं ना, उनका कोई बहुत ओवर ड्रामेटिक होता है या बहुत ज्यादा वो, बट एक ईज है उनमें जो देखी है. सो जब मुझे उनका पता लगा, and I was surprised that he was so healthy and everything. ठीक है, age has caught up. So 2 दिन पहले जब मुझे लगा कि एक छोटी सी श्रद्धांजलि जरूर उनको देनी चाहिए हमारी तरफ से. So मैं पहले एक वीडियो शेयर करूंगा, which is my homage to this superstar. And वो जहां भी जाएं, हम ये कहेंगे कि वो खुश रहें और अपनी न्यू जर्नी की तरफ बढ़ें, जो भी न्यू जर्नी है उस तरफ बढ़ें. वीडियो दिख रहा है? अरे कोई है? ये आवाज तो शांत हो चुकी है, लेकिन दिलीप साहब हमारे दिल में हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे. एक भावभीनी श्रद्धांजलि दिलीप साहब के लिए. ये एक वीडियो, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, और ये उनका बड़ा फेवरेट डायलॉग है. जब भी दिलीप कुमार जी की बात आती है तो ये कोई है, अरे और कोई है, ये बहुत फेमस डायलॉग है. मैं ये चाहूंगा कि आज जो भी दर्शक हमारे आए हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और चंद लाइनें दिलीप जी के बारे में, चाहे उन्होंने डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, कुछ भी किसी तरीके से एसोसिएशन हो या कोई एप्रिसिएशन है उनके लिए या उनके प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, व्यक्त करें. सो पहले कौन आना चाहेगा? विक्रम, वुड यू लाइक टू कम? विक्रम? And Reena, would you like to share? I would like to share. The Dilip Kumar जी की जो मूवीज हैं, like even I am not from that era, पर मेरे फादर ने जब मुझे इंट्रोड्यूस किया था उनकी मूवीज को, तो it was so amazing the way he used to carry the movie on his own shoulders. वो जिस तरह से वो एक्टिंग करते थे काफी नेचुरल लगता था. एंड मेरी जो फेवरेट मूवी है उनकी, दैट इज राम और श्याम, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है. ही गॉट सो डिप्रेस्ड व्हाइल डूइंग ट्रैजिक रोल्स, तो उन्होंने एक ब्रेक लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं ट्रैजिक रोल्स नहीं करूंगा. तो जो उनकी फर्स्ट कॉमेडी मूवी थी वो थी राम और श्याम, and that picked up and he could establish himself as a versatile actor at that time. Secondly is he was a very close friend of Sagar Suri, who was a congressman, and Sagar Suri was my uncle. My masi was married to him. अब तो अंकल और मासी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है. एंड अब म्यूट हो गए हैं आप. रीना म्यूट हो गए हो आप. रीना आप म्यूट हो गए हो. मैसेज दो आप. रीना म्यूट हो गए हो आप. यस, म्यूट हो गए थे आप.
हेलो, हाँ जी म्यूट हो हाँ, गया। अब आ रही है आवाज आपकी। वो बीच में सूरी साहब की कट डेथ के गई। बाद का सारा अब वो सूरी साहब के बाद हम सुन नहीं पाए थे। अच्छा, वो जो थे सूरी अंकल जो थे, वो मेरी मासी के हस्बैंड थे। मेरी जो मासी हैं उनकी मैरिज हुई थी उनके साथ। तो दिलीप कुमार और सागर सूरी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तिलक मार्ग पे है सागर अपार्टमेंट्स, वहां पे उनका फ्लैट भी था। तो हम छोटे छोटे थे तो हमको सागर अंकल ने वो फ्लैट भी दिखाया था। तो आई यूज टू कम फ्रॉम अब्रॉड, तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी कि हाँ अंकल से मिलना है। तो आई यूज टू टेल हिम, अंकल दिलीप कुमार को बुलाओ, मुझे मिलना है। तो लाइक दिस वाज माय चाइल्डहुड, और दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। एंड सागर अंकल गए 4 years ago, नहीं 6 years ago, और 2 साल पहले मासी गई, और अभी 2 साल के बाद दिलीप कुमार चले गए। तो विद इन स्पैन ऑफ 6 years तीनों ने ये दुनिया छोड़ दी। So he will always be remembered and cherished. Okay, great, wonderful. Who would like to share? Prerna, would you like to share? I have also made a tribute. Aj after the session, I shall be sharing the YouTube link. Okay. दिलीप कुमार साहब की कुछ ऐसी बातें, मेरा सेशन अटेंड करने का ये भी था कि मैं देखना चाहती थी कि दीपक सर क्या वो हिस्सा बताएंगे जो मैंने ट्रिब्यूट के द्वारा अपनी रिकॉर्डिंग में दिया है. He was amazing in every way. I don't have any connection the way Reena has, and more than he as a superstar, मुझे वो as a human being बहुत बहुत बहुत, मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री का लॉस जो है सो है, पर जो एक इंसानियत का जज्बा, जिस जमाने में इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं था और उन्होंने इंसानियत जो दिखाई है, that is unmatchable. That's all I would like to say. Thank you, Reena. Sorry, thank you, Prerna. That was wonderful. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक एरा था जब इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब नहीं हुआ करते थे। ये तो उसके बाद तो ऐसे इवन जब राजेश खन्ना जी थे और अमिताभ बच्चन भी जब सुपरस्टार बने थे तब भी सोशल मीडिया तो नहीं था। लेकिन मैंने सुना है कि उस टाइम पे दिलीप कुमार जी का इतना वो था कि वो किसी एक शादी में गए थे, तो वो मैंने एक किस्सा सुना है कि उसमें इतनी भगदड़ मच गई कि पूरा पंडाल वंडाल सब उड़ गया था, एंड जो जिनकी शादी थी वो साइड हो गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। आई डाउट कि अगर आज के जमाने में अगर वो होते तो क्या उनके फैन फॉलोइंग होते, कितने होते और क्या होते, वो अलग ही चीज है। विक्रम, आप कुछ कहना चाहेंगे? विक्रम? हाय अरुण सर। हेलो, हाय अरुण सर। कौन बोल रहे हैं? मुकेश। अच्छा मुकेश, मैंने विक्रम, मैं कहा आवाज तो विक्रम की नहीं लग रही। हाँ मुकेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो अभी पता नहीं व्हाट्स हैपनिंग टुडे, इफ यू कैन गिव मी सम लाइट्स। नो वरीज। हम बेसिकली आज जो हम व्यक्त कर रहे हैं वो ये है कि दिलीप कुमार जी का हमारे साथ क्या इफेक्ट रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने उनको उस एरा में नहीं देखा होगा जिस एरा में वो फेमस थे, लेकिन मूवीज तो जरूर देखी होंगी हमने, बहुत सी मूवीज देखी होंगी, और उनकी बहुत सी मूवीज एज अ सीनियर एक्टर बाद में भी रही हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति थी, बहुत पावरफुल मूवी थी जो हमारे जमाने में ही थी, मूवी आई थी, शक्ति थी। और विधाता एक मूवी थी जिसमें वो संजीव कुमार थे, बहुत पावरफुल रोल था। और अमरीश पुरी के साथ भी कुछ एज अ विलन उन्होंने बहुत अच्छे रोल किए थे, जिसमें वो बैडमैन भी बने। मुझे लगता है कि दिलीप कुमार से ही प्रोत्साहन होके लोगों ने नेगेटिव कैरेक्टर्स करने शुरू किए हैं, क्योंकि उससे पहले राजेश खन्ना नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं करते थे, बहुत कम होता था। लेकिन दिलीप कुमार ने नेगेटिव कैरेक्टर्स भी बहुत किए हैं साथ साथ, मतलब डॉन बनना, बहुत जगह डॉन बने हैं वो, डॉन बनना और वो सब कुछ रिवेंज लेना, ये सब चीजें उन्होंने बहुत की हैं। तो शायद प्रभावित किया होगा लोगों को कि भाई नेगेटिव कैरेक्टर से भी आप फेमस हो सकते हैं। एनीवेज, कोई और शेयर करना चाहेगा? सर मुझे जो, अगर आप दिलीप कुमार सर की बात कर रहे हैं तो पहली बात हमारे जैसे लोगों की तो
कोई कहीं से कहीं तक कोई औकात नहीं बनती है जो है उनके सामने उनके बारे में भी अगर हम 2 शब्द बोल पाए। बाकी मुझे जो सबसे जो इंस्पायरिंग उनकी मूवी लगी वो गंगा जमुना लगी सर, जिसमें उनका जो मतलब कि हार्ट टचिंग मूवी थी और मैंने कई बार वो मूवी देखी। मतलब मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन जब लॉकडाउन, तो मैं कोविड को उसके लिए जो है थैंक कहना चाहूंगा कि कोविड के दौरान हमें पुरानी मूवीज देखने का मौका मिला और एक जो चैनल होता है हमारा जो है जी क्लासिक, हाँ उस पर वो मूवी, हाँ मूवी वो कई बार आई गंगा जमुना, तो मैंने उसको 4-5 बार जो है उस दौरान देखा। और जब जब मैंने देखा मेरे को मतलब उसको देखने की चाह मेरी बढ़ती चली गई। हम्म, हाँ जी, जो करैक्टर उन्होंने उसमें प्ले करा और जो 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 टच दिया उन्होंने कि इंसान के ऊपर क्या क्या बीतती है और किस तरह से जो है वो उलझ जाता है परिस्थितियों में, बाहर नहीं निकलता। हम्म। बहुत ज्यादा सर। बिल्कुल। और उससे मुझे एक मूवी और याद आ गई, मजदूर, हाँ जी। जिसमें वो थे साथ में अपना, और है मतलब मजदूर जब मैं बोलता हूँ तो मुझे दिलीप कुमार ज्यादा याद आते हैं, उनके बाकी एक्टर एक अनिल कपूर भी थे उसमें, मेरे ख्याल से अनिल कपूर थे, हाँ और जी। है ना, अनिल कपूर उसमें थे। हाँ जी। यस, वो भी बड़ी अच्छी मूवी थी। वो भी मेरे ख्याल से 90s की मूवी थी, 80s की। तो काफी सारी मूवीज हैं उनकी एज अ सीनियर, उसमें आए हैं 80s 90s में आए हैं। तो ओके, विक्रम, आर यू देयर? Let's not forget सौदागर, इमली का सौदागर, अरे कैसे भूल सकते हैं। इमली का बूटा, बेरी का पेड़। यस यस यस। राइट। सौदागर में उनके साथ राज, अच्छा बड़ी मजेदार बात यह है कि मुझे अच्छा, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं बोलना चाहूंगा। हो सकता है कि मैं कुछ दीपक जी की कुछ कहानियां चुरा ना लूं, क्योंकि दीपक जी इसमें थे। क्योंकि मैंने एक चीज सुनी थी, अभी रिसेंटली सुनी थी, कि सौदागर में जो उनके प्रोड्यूसर थे उनको एक बड़ी मुसीबत ये हुई कि राजकुमार और दिलीप कुमार एक दूसरे के प्रति बिल्कुल वो एंटी से थे, और इन दोनों को एक फिल्म में काम कराना, वो एक पूरी स्टोरी है कि इन दोनों को कैसे उन्होंने वो कराया, बिकॉज दे वर नेवर जेलिंग विद ईच अदर। सुभाष घई was rewarded by राजकुमार जी एंड दिलीप कुमार जी कि तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करा है। पॉसिबल कैसे? Yeah. Yes, very true, because Dilip Kumar and Rajkumar never had a good rapport. That was what we heard. I don't know, दीपक जी इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे। जो मैंने सुना था कि बड़ी मुश्किल थी कि दोनों को एक ही मूवी में कैसे रखा जाए, वो भी खासकर कॉम्पीटिंग। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वो डायलॉग बाय देम। यस, वेरी ट्रू। और मैंने सुना था कि राजकुमार बोल रहे थे कि अगर मेरे बाद कोई एक्टर है तो वो दिलीप कुमार है। गुड। अच्छा विक्रम, वुड यू लाइक टू शेयर? विक्रम और विभा, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट? विभा, आर यू देयर? yes, I am here only, Arun. Sorry, Yeah. unmute करने में दिक्कत हो रही थी। हाँ, बट यस, दिलीप साहब का एक पहलू जो हम मूवीज का देखते हैं, तो दूसरा साइड उनका एक पर्सनल लाइफ जो सायरा बानो जी के साथ रहा, उसके बारे में मम्मी से हमने कई बार सुना कि दे हैड अ ह्यूज एज डिफरेंस बिटवीन देम, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट, एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी सायरा बानो along with Dilip Kumar, even in the recent media coverage, जब तक वो दिलीप साहब थे उनके साथ में सायरा बानो जी को देखती थी, तो it used to give me a lot of good feeling about कि एक होता है कि एक जब when you are young and fit and everything and there is someone who is taking care of you, and when you grow old and still that person is standing besides you till your last breath, that used to give me a very beautiful feeling about trusting people, about कि जो लोगों का साथ देना किसे कहा जाता है, it used to really inspire me. तो मूवीज एक अलग पहलू है, लेकिन आई थिंक एक इंसान का एक पर्सनल लाइफ में भी जो अचीवमेंट्स होती है वो रिफ्लेक्ट करता है हाउ ग्रेट दैट पर्सनालिटी इज. So that's what I want to look forward to hearing more about कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे शुरुआत हुई, and what made Dilip Kumar and Saira Bano be together. So that's what I am looking forward to hear in this session. great. That's from my side. Yes, and yes, you rightly said. I think so. There is 24-25 years of age gap between them. 22 years. I think he was 22 years का age gap रहा है उनके बीच में. So मतलब what made Saira Bano think that she could, and she's still there. मतलब मुझे वो चीज सबसे ज्यादा हैरानी लगती थी कि 22 साल का डिफरेंस होने के बावजूद
you know the other person is aging before you and that person will leave, लेकिन लास्ट के फोटोग्राफ्स में भी सायरा बानो कहीं भी, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा. So which is something really commendable, something really that which is very inspiring, क्योंकि आज के लाइफ में तो people leave irrational reasons होते हैं बहुत ज्यादा, कि ये कारण रहा, और हर एक में कोई ना कोई कमियां हैं, हर एक में कोई ना कोई परेशानी होती है लाइफ का, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आप निकलते ही हो, लेकिन साथ निभाना जो मैंने देखा वो सायरा बानो और दिलीप का साहब का देखा. वो मैं उस स्टोरी को ज्यादा सुनना, आई वांट टू अंडरस्टैंड what are the things that they struggled together, what are the things that they went together, how it happened, when it happened. So I'm looking forward for that story. नहीं, वंडरफुल वंडरफुल. और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरे बड़े प्रिय मित्र, और इनका सिनेमा लाइन से बहुत पुराना नाता है. ये खुद भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, अवार्डीज हैं, इनको प्रिंस चार्ल्स से अवार्ड मिला है. ही इज मेड आई थिंक सो मोर देन 70 डॉक्यूमेंट्रीज एंड ही इज इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग. इन्होंने अभी को स्क्रिप्ट राइटिंग की है सड़क 2 की भी, and a very good friend of mine. So I would like to invite Mr. Deepak Mahan. Welcome Deepak Mahan on screen. Deepak ji, please. Thank you. Am I audible to everyone? Yes, sir. सबसे पहले तो सभी को आदाब और नमस्कार, क्योंकि बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है और कोविड से परेशान रहने के बाद अब मैं ठीक हुआ हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं पिछले हफ्ते भी ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन कुछ मजबूरियां रहीं, नहीं कर पाया. और कल जिस समय रात को अरुण का ये इनविटेशन आया, तो इट वाज रियली समथिंग आफ्टर माय हार्ट, एंड आल्सो द फैक्ट दैट मैं खुद भी, वो टेलीपैथिक बात होगी, मैं अरुण को फोन करने वाला ही था कि भाई कल क्या है, और लिंक विंक वगैरह. तो उसी समय उनकी बातचीत हुई. दिलीप साहब के बारे में क्या कहा जाए, कि ऐसा है जैसे कि सूरज को रोशनी दिखानी हो, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म्स इतिहास में वो शायद एक ध्रुव तारा की तरह से हैं, खास तौर से भारतीय सिनेमा का अगर हम जिक्र करें तो लाइक यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड योर वे ऑन अ डार्क नाइट थ्रू द वो जो पोल स्टार होता है, जिसको हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं. इसी तरीके से आई थिंक हिंदी सिनेमा विल ऑलवेज फाइंड इट्स रूट्स एंड इट्स बेस somewhere or the other, and as Amitabh Bachchan put it very rightly, that Hindi cinema would be always regarded as Dilip Kumar से पहले और दिलीप कुमार के बाद, and Dilip Kumar would be the fulcrum on which you would be tested as an actor. सबसे बड़ी बात, मतलब मैं अपनी कुछ पर्सनल उनके साथ जो मुलाकातें हुई, जो उनसे इंटरेक्शंस हुए, उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि विभा जी ने और रीना जी वगैरह ने कुछ बातें की थी और उनका कहना था कि भाई उनके कुछ जवाब उनके चाहिए, तो जवाब पता नहीं मैं कितना दे पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मैं इतना सक्षम हूं या नहीं हूं. लेकिन इतना जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जो आदमी 1922 में पैदा हुआ और लगभग 1940 में फिल्मों में आया, वो अपना ग्रेजुएशन करके पूना की आर्मी कैंटीन में एक मतलब अपने कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, और वहां पे वो अपने फादर की कैंटीन चलाते थे. और उस दौरान में मतलब वो एक अच्छा पैसा कमा के ठीक ठाक वो बॉम्बे आए. उनके फादर चाहते थे कि वो फॉरेन जाए या कोई IAS वगैरह बने, लेकिन इनका एक चांस मीटिंग विद देविका रानी एंड शी ऑफर्ड हिम कि भाई तुम तो बहुत हैंडसम हो और बहुत अच्छा बोलते हो, करते हो. उससे पहले शायद दिलीप कुमार ने कभी स्टेज वगैरह पे एक्टिंग भी नहीं की थी. और ये एक सरप्राइजिंग बात है कि एक आदमी जिसने कि कभी आर्कलाइट्स या ड्रामेटिक स्टेज वगैरह को कभी यूज नहीं किया था, वो आदमी की जो अंदर डेप्थ थी उसको देविका रानी ने पहचाना और टू बी अ हीरो. और उनका नाम यूसुफ खान से बदल के दिलीप कुमार रखा गया, जिसमें कि कहीं एक वो उनके साथ राइटर भी थे रेवती शरण शर्मा, वो रमन शर्मा, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि दिलीप नाम रखा जाए, और इसी नाम से उन्होंने अपनी पहली फिल्म करी ज्वार भाटा. व्हाट हैज टू बी सीन वेरी सिग्निफिकेंटली इज कि आज के एक्टर्स जो हैं वो जब एक्टिंग करते हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा बैंक है पीछे, दूरदर्शन, सैटेलाइट चैनल्स, इंटरनेट, मोबाइल, जिसके ऊपर की वो बहुत सी फिल्में देख चुके होते हैं. उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है.
जब दिलीप साहब फिल्मों में आए तो आप ये ध्यान रखिए कि फिल्में शुरू ही हुई थी, बनाने वाले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब नए थे, टेक्नोलॉजी रॉ थी, तो लोगों के पास कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो वो अपना अपना तरीके से उस पूरी विधा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. And this is where the greatness of Dilip Kumar lies, that he is one of the few actors in the world जिन्होंने कि एक एक्टिंग का ग्रामर बनाया, और he became an institution. क्योंकि वेस्ट में अगर मार्लन ब्रांडो एक्टिंग के लिए माने जाते हैं कि उन्होंने एक स्टार्ट किया, या उससे पहले एक जो डायरेक्शन में विलियम वायलर या आपके वॉल्ट डिज्नी वगैरह, इन्होंने फिल्म की विधा को, उसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करी, उसको, उसकी बाउंड्रीज को टेस्ट किया और नए तरीके से उसको ढूंढा. उसी तरह से एक्टिंग में हमारे यहाँ क्या होता था कि लोग ड्रामा से करके आते थे, और ड्रामा में ज्यादातर एक पर्शियन स्टाइल की एक्टिंग होती थी, जिस तरह को आप रामलीला जो लोग देखते हैं और जानते हैं, उसमें एक बहुत ऊंचे ऊंचे बोलने का एक अंदाज होता था. क्या सीते, कहाँ जा रही है तू, भगवान मैं आपके साथ वन में चलूंगी, और इस तरीके का एक नाटकीयता सी होती थी जो कि फिल्मों में भी हो रही थी. बट दिस इज वेयर दिलीप कुमार ब्रॉट साइलेंसेस. लोग क्या है कि सेंटेंसेस बोलते थे, बहुत तेज बोलते थे, रुकते नहीं थे, बहुत ऊंचा प्रोजेक्शन होता था जो कि थिएटर में होता है. अब पारसी थिएटर और रामलीला वगैरह में क्या होता था कि क्योंकि अपार भीड़ होती थी और उस भीड़ तक आपको पहुंचना होता था, इसलिए जोर जोर से संवाद बोले जाते थे. लेकिन सिनेमा में ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू अंडरस्टैंड कि ये कैमरा है, और ये कैमरा बड़ी डेफ्टली आपके चेहरे को पकड़ता है, और ये कैमरा आपके चेहरे को पकड़ता ही नहीं है बल्कि आपकी आत्मा को पकड़ लेता है, और आप कितने घबराए हुए हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है या नहीं है, ये सब चीजें वो पकड़ लेता है. और इसीलिए उन्होंने एक बड़े जिसको कहते हैं ना, आम आदमी की जिंदगी को उसमें तब्दील करना शुरू किया. एंड दैट इज व्हाई हिज एक्टिंग इंस्टेंटली अपील्ड. पीपल वर स्टन्ड कि यार ये कौन एक्टर है जो कि इस तरीके से बोलता है, इस तरीके से आता है. और उनके बाद आप देखिए कि उनकी छाप आज तक रही है ऑन अ लॉट ऑफ एक्टर्स. राजेंद्र कुमार, इवन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सब लोग उनकी एक अदाएं करने की कॉपी कर, लेकिन ही वाज द ओरिजिनल पर्सन. दूसरी बात जो है वो एक बहुत बड़ी है कि उन्होंने वो बहुत सिंपल ग्रेजुएट थे, लेकिन उन्होंने बहुत पढ़ा. तो उर्दू की, बांग्ला की, पंजाबी, तमिल, इंग्लिश, ये सब लैंग्वेजेस को वो जानते थे, मराठी वो बोल लेते थे. इन सब लैंग्वेजेस को बोलने के कारण उनकी एक आदत थी कि वो पढ़ते बहुत थे. और एक बार मेरे से उन्होंने बात भी की थी कि आजकल के एक्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल के एक्टर्स लिटरेचर नहीं पढ़ते. और ये मैं समझता हूँ कि लिटरेचर नहीं पढ़ना एक आम आदमी की भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लिटरेचर से हमको बहुत कुछ इंसान बनने के बहुत से मयार मिलते हैं. और वो मयार दिलीप साहब में इसीलिए आए क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग अगर करते थे तो उनको इसलिए कि जो किरदार वो पढ़ते थे, करते थे, उन सब को, फॉर एवरी रोल दैट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू क्वेश्चन हिमसेल्फ अ लॉट. अब अभी कई बार ये बात होती है कि साहब संजीव कुमार आए तो उन्होंने पहली बार एंटी हीरो की एंटी काम किया, या जैसे शाहरुख खान के लिए सैटेलाइट युग में एक बहुत बड़ा झूठ चला था कि वो पहले एंटी हीरो, लेकिन ये गलत है. सबसे पहले एंटी हीरो एक्चुअली में दिलीप कुमार थे. आप में से जिसने भी अमर फिल्म नहीं देखी है वो देखे. अमर फिल्म में ही इज अ वेरी पॉलिश्ड यंग मैन अबाउट टू गेट मैरिड टू हिज बिलवेड मधुबाला. But what happens? He sees Nimmi who is working in his house and he rapes her. और उसके बाद उनको वो सजा दिलाती है कोर्ट के अंदर, उनकी ही अपनी बिलवेड, और वो निम्मी जो होती है उससे वो उनकी शादी करवाती है मधुबाला. इतना बड़ा एक नेगेटिव रोल करा, तो ये एक चीज है. दूसरी बात क्या है कि उन्होंने के अंदर एक
जिसको कहते हैं ना तरबियत होती है, तबीयत जिसकी आदमी की होती है वो ऐसी होती है कि आज ज्यादातर लोग बाग आपको टेलीविजन युग में, और क्योंकि 24/7 एक फोकस है उन लोगों की लाइफ पे, तो लोग बहुत ही अलग तरीके के, हमेशा एक फिल्मों में तो एक्टिंग करते ही करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने रियल लाइफ में भी आपको देखेंगे कि एक आवरण सा है और उस आवरण को लेके। दिलीप साहब बहुत प्राइवेट आदमी रहे, उन्होंने कभी भी इश्तिहारी जिंदगी नहीं जी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनको उस जमाने में जब वो एक्टर थे, और उस जमाने में फिल्म्स डिवीजन या दूसरे जो कई एड्स, आपको याद होगा कि इंटरवल में जो लोग 60s की 70s की फिल्में देख चुके हैं उनको मालूम होगा, इंटरवल में कई तरीके के इश्तिहार आते थे जो कि ऑडियो विजुअल होते थे, फिल्में बनती थी। और ब्लेज एडवर्टाइजिंग एक कंपनी थी जो कि बहुत सारे ऐड बनाती थी, और उसमें बहुत लोगों ने काम किया, मतलब ब्रिल क्रीम या पामोलिव या ऐसी कई चीजें थी। LIC के ऐड के लिए बहुत उनको अप्रोच किया गया। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये भारतीय उपक्रम है, ये PSU है, इसके लिए तुम ऐड कर। तो उन्होंने कहा पंडित जी मैं कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइफ इंश्योरेंस के लिए आ जाऊंगा, जो आप कहना चाहते हैं वो कह दूंगा, लेकिन मैं इसका इश्तिहार नहीं करूंगा, क्योंकि इश्तिहार करके मैं एक खुद अपने आप में एक कमोडिटी बन जाऊंगा। तो ये एक बहुत गहरी सोच थी उनके दिमाग की, जिसके कारण उन्होंने कभी भी अपने आप को एक कमोडिटी होके। मैं एक बार बात कर रहा था कुंदन शाह से, तो जिन्होंने जाने भी दो यारों बारे थी, और हम दोनों बहुत लंबे अरसे तक हम लोगों ने काम किया। तो मेरी और उनकी एक बात थी कि आजकल लोगों को कई बार क्यों वो हम इम्प्रेस नहीं कर पाते टेलीविजन पे या फिल्मों में, वो उसका कारण ये होता है कि जिस आदमी को आप डबल रोटी में और मैगी में और मारुति कार, हर चीज में, टाई में, सूट में, अगरबत्ती बेचते हुए, जो कि मतलब बच्चन साहब ने किया, और मुझे लगता है कि वो बहुत बेहुदा एडवर्टाइजमेंट थी, अपने उनके स्टेचर की नहीं थी, ऐसा बहुत लोगों ने किया है। और उसके कारण जब वो लोग अपने किसी किरदार में आते हैं और वो किरदार में आके कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वो एडवर्टाइजमेंट कन्फ्लिक्ट में आता है, और इसलिए वो खराब लगता है और लोग उसको कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मीना कुमारी को या दिलीप कुमार को या साधना जी को या बलराज साहनी को या देव साहब को जब हम लोग 3 घंटे अंधेरे में देखते थे और उनके किरदार में हम डूब जाते थे, क्योंकि उसका कारण ये होता था कि उनके साथ रोज की फेमिलियरिटी नहीं थी। आजकल ये लोग हर चैनल से आपके साथ जुड़ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स इनकी लगातार बम्बार्डमेंट होती है। तो दिलीप साहब ने इस बात को भी बहुत गहराई से समझा, और वो जानते थे कि कैमरा जो है वो बहुत हाव भाव रखता है, देखता है, तो इसीलिए ही यूज्ड टू प्ले अ लॉट विद हिज आईज, विद हिज फेस जेस्चर्स, और छोटी छोटी सी जो उंगलियां, आप उनकी किसी फिल्म को भी देखेंगे तो वो बहुत यूज करते हैं अपने हैंड्स को। और एक अच्छे एक्टर का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो किस तरीके से अपने आवाज के उतार चढ़ाव के साथ अपने हाव भाव, अपने हाथ की उंगलियां वगैरह किस तरह से इस्तेमाल करता है। The other thing that was very great about him was that he was a very serious student of life. तो इसके बारे में एक बार मजाक भी बना था कि वो किसी स्टूडियो में काम कर रहे थे और अशोक कुमार जी आए, तो अशोक कुमार जी ने देखा कि दिलीप कुमार जोर जोर से भाग रहे हैं इधर कुछ कर, तो उन्होंने कहा अरे यूसुफ क्या बात है, क्या होगा? तो उन्होंने कहा दादा मुनि मुझे अभी है ना कुछ हाँफते हुए एक वो करना है, तो मैं अपने को पूरा एग्जॉस्ट कर रहा हूँ। तो दादा मुनि बहुत मजाकिया आदमी थे, बोले अगर किसी दिन मरने का सीन होगा तो क्या करोगे? तो ये भी क्योंकि दोनों बहुत नेचुरल एक्टर्स थे, आप देखिए दोनों की नेचुरल एक्टिंग के कारण ही उनके जो वो कैरेक्टर्स करते थे वो बड़े सजीव हो जाते थे। और उनकी किसी भी फिल्म को देखिए देवदास को देखिए तो वो एक बहुत पेनफुल डिजेक्टेड लवर हैं। वो अगर मुगले आजम में सलीम का रोल प्ले कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एक हाव भाव, जो एक तैश है, जो एक एंग्स्ट है, जिसको कि बाद में अमिताभ बच्चन ने पकड़ा और उस एंग्स्ट को उन्होंने एक 1975 की एंटी इमरजेंसी वाले एंग्री यंग मैन में तब्दील कर दिया। लेकिन मुगले आजम का वो आदमी, उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखिए देवदास से, और देवदास से बिल्कुल डिफरेंट उनकी एक्टिंग होती है गंगा जमुना में। अब गंगा जमुना की सबसे बड़ी ग्रेटनेस ये है कि गंगा जमुना पूरी की पूरी अवधि में है
और उसके बावजूद उस फिल्म के एक यंग लड़के का इस बारे में रोष होना कि उसकी विधवा माँ को जमींदार लगातार एक्सप्लॉइट कर रहा है, दंग कर रहा है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं गंदी नजर भी रखता है, और इसी कारण से वो एक किसान होते हुए और जब उसकी जमीनों को ले लिया जाता है तो वो एक रिबेल डाकू बन जाता है। ये तीनों रोल मैं समझता हूं कि हिंदुस्तानी फिल्म इतिहास के मील के पत्थर है, और चौथा उनका जो शक्ति के अंदर रोल है, वो चार अगर आप रख दें तो अपने आप में वो बहुत, और वैसे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, जैसे अभी रीना जी ने कहा था राम और श्याम उनकी बड़ी फेवरेट फिल्म है। उसके बारे में भी मैं बता दूं थोड़ा सा कि राम और श्याम वाज नॉट द फर्स्ट कॉमेडी फिल्म। जब उनके बहुत सारी उन्होंने ट्रेजेडी फिल्म्स कर ली थी तो उनको बहुत मुश्किल होती थी, उनको नींद कम आती थी और उनके बहुत एक डिजेक्शन में, डिप्रेशन। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि ये रोल्स जो हैं आप इतनी सीरियसली करते हैं, इतने डेप्थ में करते हैं। और दिलीप साहब दुनिया के शायद गिने चुने 2-3 एक्टर्स में थे जो कि एक टाइम पे एक फिल्म करते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने इतने लंबे कैरियर में, 70 साल के कैरियर में शायद हार्डली 50-52 फिल्म्स करी हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि उनको अपने अंदर एक पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ उनमें। लेकिन उसका उन्होंने बहुत बड़ा प्राइस, क्योंकि गंगा जमुना कर रहे हैं तो वो बाकायदा उसी तरीके के एक सीरियस, पहले खिलंदड़ किसान हैं, उसके बाद वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो रिबेल हो जाते हैं और फिर वो डाकू बन जाते हैं। देवदास में वो लवर हैं। ये फिल्में 1-1, 1.5 साल चलती थी तो वो पूरा का पूरा कैरेक्टर को जीते थे। और उसी तरीके से अगर वो मुगले आजम कर रहे थे, जो कि वैसे भी फिल्म बहुत लंबी दौर तक बनी क्योंकि उसमें कई प्रॉब्लम्स आए थे पैसे वगैरह के, तो के आसिफ को बहुत टाइम लगा उसको बनाने में। लेकिन उसके कारण उन्होंने, डॉक्टर ने सजेशन दिया कि आप कॉमिक रोल्स कीजिए, और कॉमिक रोल्स में उन्होंने पहले किया है कोहिनूर, और कोहिनूर के बाद उन्होंने एक और फिल्म मीना कुमारी के साथ की थी, वो भी बहुत लाइट हार्टेड फिल्म थी, वो मैं भूल रहा हूँ इस समय। और फिर लीडर उन्होंने की। लीडर जिनको भी देखनी हो वो देखें, बहुत लंबी फिल्म है। मैं आपको कह सकता हूं कि वो फिल्म अगर दिलीप कुमार नहीं होते तो बहुत उबाऊ हो जाती, क्योंकि उसकी एडिटिंग बहुत खराब है। लेकिन अपने दिलीप कुमार की कॉमिक एक्टिंग के कारण और बहुत खूबसूरत गानों के कारण लीडर एक ऑल टाइम हिट हो गई, और लीडर के बाद उन्होंने राम और श्याम करी। तो दिस वाज ऑल हिज ओन एफर्ट्स टू डू अ ट्रांजिशन इन हिज लाइफ फ्रॉम ट्रेजेडी टू कॉमेडी। एंड इन सब चीजों में आप देखिए कि राम और श्याम के दोनों कैरेक्टर्स को बाद में बहुत बार दोहराया गया, सीता और गीता में दोहराया गया, सच्चा झूठा में दोहराया गया, और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने जो डबल रोल्स किए उसमें उनकी वो एक एग्जाम्पल थे, मॉडल थे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाना चाहिए उसी को कि वो बहुत लिटरेचर पढ़ते थे, बहुत ज्यादा गहन सोचते थे। हर कैरेक्टर के बीच में जो सब टेक्स्ट होते हैं, जो कि स्क्रिप्ट में लिखा नहीं होता है, डायलॉग लिखे होते हैं, वो कहाँ से कहाँ चलेगा, किससे क्या बात करेगा, ये तो होता है, लेकिन उसके पीछे वो क्यों चिल्लाया, क्यों ऐसा किया, क्या उसका बाप खराब था या उसकी बचपन में दिन खराब थे या उसने कोई तकलीफ है, ये सब टेक्स्ट के क्वेश्चंस वो इतने ज्यादा अपने आप से करते थे कि बहुत से राइटर्स वगैरह की, और इसकी ये थी कि वो बहुत डिमांडिंग थे, और लेकिन उनको मजा आता था। सौदागर की भी बात हुई, उसके बाद में मैं कुछ अपनी पर्सनल घटनाओं की तरफ चलूंगा। सौदागर की बात हुई थी, दोनों के दोनों जो एक्टर्स थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स थे। दिलीप साहब के बहुत पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और राजकुमार के भी थे, और लेकिन दिलीप साहब बहुत जिसको कहते हैं ना ज़हीन आदमी थे। वो बहुत ओपनली अपनी बात किसी को कहते नहीं थे, बहुत साइलेंट रहते थे। राजकुमार बहुत बड़बोले थे और कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते थे। इन दोनों ने पैगाम फिल्म में पहले काम किया था बी आर चोपड़ा साहब के साथ, और दोनों ही बहुत अच्छे, दोनों भाई दिखाए गए हैं उस फिल्म के अंदर, और उन्होंने दोनों ने रोल किया, और दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही थी, और फिल्म की बहुत प्रेज हुई थी। दिलीप साहब ने राज कपूर के साथ भी अंदाज में काम किया, उन्होंने देवानंद साहब के साथ भी एक फिल्म में काम किया था, वो मैं उसका नाम इस समय याद नहीं आ रहा मुझे। और फिर जब ये सौदागर का प्रपोजल लेके गए
तो दिलीप साहब ने हाँ कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई राजकुमार से पूछ लो, और राजकुमार का एक ही कहना था कि मेरा रोल किसी भी तरीके से दिलीप साहब से कम नहीं होना चाहिए, मेरे डायलॉग्स जो हैं वो दिलीप साहब से कम नहीं होने चाहिए। यही चीज को बैलेंस किया गया। और कमलेश पांडे जो स्क्रिप्ट राइटर थे और स्टोरी राइटर थे, वो मुझे बताते थे, मेरे अच्छे दोस्त हैं, कि बहुत ये ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन उनका भी एक ये कहना था कि राजकुमार जहां सिर्फ ये देखते थे कि उनके डायलॉग्स में कितना पंच है, कितना क्या है, लंबा है या नहीं है, कितनी लाइनें दिलीप कुमार को मिली, दिलीप साहब का सिर्फ ये होता था कि मेरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपने वो बात लिखी है या नहीं लिखी है, ये उनकी बहुत जरूरत होती थी। दैट वाज द थिंग। अब मैं दिलीप साहब के बारे में मतलब पर्सनल लेवल पे बताऊं आपको कि इतने अच्छे इंसान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम होते हैं जो कि अपने से वास्ता रखते हैं, ज्यादा किसी के काम में अड़ंगा नहीं लगाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में वैसे बहुत अच्छे लोग बाग हुए हैं। सबसे ऊपर जिनको कि सभी लोग मानते हैं और जिनको कि लोग बाग खुदा की आवाज और देवता तुल्य और लोग बोलते हैं फरिश्ता, वो रफी साहब कहे जाते हैं और उनकी सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। रफी साहब के बारे में तो किसी के जबान से कभी बुरा शब्द मैंने आज तक सुना नहीं। और दिल्ली, बम्बई, कहीं पे भी आप चले जाइए, सैकड़ों प्रोग्राम आज भी 41 साल बाद उनकी डेथ के हो रहे हैं। और रफी साहब के बारे में टांगे वाला, फूल वाला, एक फुटपाथ पे रेडी लगाने वाला, बहुत से लोग बाग आपको अलग अलग कहानियां सुनाएंगे। बॉम्बे के गुरुद्वारे में उन्होंने कितना पैसा दिया, कैसे दिया, क्या क्या करते थे, वो बिल्कुल चुपचाप कर जाते। ऐसे ही कुछ लोग जिनको कि बहुत इज्जत से देखा जाता, बिकॉज दे वर वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग्स, वर दिलीप साहब, देव साहब, बलराज साहनी, मोतीलाल, मीना कुमारी, मधुबाला, दे वर सपोज टू बी जेम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो बहुत लोगों की मदद करते थे हर तरीके से। दिलीप साहब का बहुत अंडर प्ले करने का वो था। मैं पहली बार दिलीप साहब से 1997 में मिला। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में आ गया था। मेरे मन में थी मैंने कि भाई मैं दिलीप साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। तब तक उनके करीब करीब 50 साल पूरे हो चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में। मुझे पता चला कि वो सरिस्का में एक फिल्म शूट कर रहे हैं और वो फिल्म वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो फिल्म थी कलिंगा। वो बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो फिल्म बंद हो गई, करीब मतलब कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन आज तक वो क्यों रिलीज नहीं हुई? बिकॉज इट वुड हैव बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म, बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट की थी। कहते हैं लोग बाग की गंगा जमुना भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी, हालांकि उसमें नाम दूसरे इंसान का दिया गया था। लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर करके कलिंगा थी, और कलिंगा में एक बहुत अद्भुत लीड पेयर था, दिलीप साहब एंड रेखा जी। सो दैट वुड हैव बीन वंडरफुल इफ दैट फिल्म हैड कम। और मेरे को जब पता चला तो मैंने एक राजस्थान के जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप बात कीजिए, वो फाइनेंसर भी थे उस फिल्म के। तो उनसे बात करके मैंने अपना रिक्वेस्ट दिलीप साहब तक सरिस्का में पहुंचा और उन्होंने बात करी, और फिर 2-3 दिन बाद मुझे संदेशा आया कि फला दिन को आप आ जाइए और आप दिलीप साहब से बात कर लीजिए। तो मैं अपनी गाड़ी लेके और सरिस्का गया। तो आप देखिए कि इससे पहले कि मैं मतलब वहां पे किसी से इंक्वायर करता, वहीं पे गेट पे पहले से कहा गया था कि ऐसे ऐसे दीपक महान जी जयपुर से आएंगे और उनके लिए बाकायदा आप उनको बिठाइएगा, शॉट वगैरह चल रहा हो तो भी उनको खाना पीना करें। तो मुझे उनके बाकायदा जो वैले था उसने बिठाया करा, मेरे को नींबू पानी वगैरह पिलाया गया, शरबत वरबत रखा गया। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सफेद पैंट और सफेद बुशर्ट के अंदर और काली एक बहुत अच्छी सैंडल पहने हुए दिलीप साहब चल के आ रहे थे, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से मुझे मतलब आके नमस्कार सा किया, जबकि वो बड़े थे। और मैं झुका और उनके पैर छूने लगा, तो मेरे से कहने लगे नहीं बरखुरदार ये ना करें। तो मैंने कहा नहीं सर, आप मेरे वालिद की उम्र के हैं और ये तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे आशीर्वाद लूं। तो बोले ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हक मतलब आपका जरूर बनता है, लेकिन दुआ हमारी और हमारे आशीर्वाद आपके साथ है। और फिर बैठ गए और कहने लगे कि आप कैसे आए बरखुरदार हमसे मिलने, वरना इस नाचीज को आजकल तो कोई मतलब अपने ऊपर एक तंज कर रहे थे, ये एक बड़प्पन है उनका, कोई मिलना ही नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो चाहता था कि आपकी जैसी बड़ी शख्सियत यहाँ पे सरिस्का आई है तो उसके दर्शन कर लिए जाएं और कुछ हमारा भी मतलब आपसे बातचीत हो जाएगी तो जीवन हमारा भी कुछ जिंदगी हमारी बन जाएगी। तो बोले इतनी दूर आप सिर्फ मुझसे बात करने के लिए आए, ये तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ काम तो जरूर होगा। मैंने कहा नहीं साहब, वाकई आपसे बात करना चाहता था।
तो उन्होंने दूसरी बार कहा कि नहीं नहीं, अरे आज के जमाने में हम जैसे बूढ़ों से कौन मिलने आता है। तो कुछ मेरे को बचपन से अपने फादर से एक वाकपटुता मिली है। आई हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर रिपार्टी। तो मैंने इमीडिएटली उनसे कहा कि सर, बड़े कमबख्त बेवकूफ लोग होंगे जिनको कि ये मालूम ही नहीं कि इतने शाइस्ता अदाकार से मिलके कितनी बड़ी बात होती है और क्या क्या सीखा जा सकता है। तो कहने लगे कि आपकी जबान बड़ी मीठी है, ये कहाँ से सीखी आपने, आप उर्दू जानते हैं? मैं बोल रहे हैं बहुत अच्छी। तो मैंने कहा साहब, ये विरसे में मिली है। मेरे माँ बाप जो हैं वो पाकिस्तान से आए हैं और सिख हैं, और वो लोग बोलते हैं और मेरे को उसी से मिले। तो कहने लगे अरे वाह। फिर मेरे से ऐसे बात करने लगे, क्योंकि जैसे ही उनको पता चला कि मेरे फादर लायलपुर से हैं और इस तरीके से है, और तो वो भी अपने पेशावर की बात करने लगे। और फिर उनके अंदर का बातचीत से वो जो पार्टीशन वगैरह का बताने लगे। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ पे पढ़ते थे, क्या था उसके बारे में। जब वो बताने लगे तो इतने भाव विभोर हो गए। तो मतलब ऐसा था कि वो जो पार्टीशन का दर्द था, जो उन्होंने छोड़ा था पेशावर वगैरह, उसका उनको बहुत दर्द था। और मतलब कहीं उनके मन में था कि अगर हम सब लोग एक हों तो कितना अच्छा रहे, और हम सब क्या क्या नहीं कर सकते, वहां के लोग यहाँ आ जाए, हम लोग वहां चले जाएं, ये क्यों मुल्क बांट दिया गया और क्यों बट गया और क्यों लोगों की इतनी मौतें हुई, इस सब का मतलब। तो जब दिलीप साहब बोलते हैं तो आपको सच बता रहा हूँ कि मैं 3-4 बार जब उनसे मिला हूँ और लंबे उसमें मिला हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहा। वो इतना सॉफ्ट बोलते हैं और इतने उनके शब्दों का चुनाव इतना सही होता है और इतने भाव के साथ बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो उनकी आंखों में एक ऐसी नमी रहती है जैसे मतलब हमेशा उसमें एक पानी सा तैरता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी सच्चाई होती है। और जब वो बोलते हैं, जब आप जिन लोगों ने स्क्रीन पे उसको देखा है तो आप सोच सकते हैं कि स्क्रीन पे वो इतना आपके ऊपर इफेक्ट पैदा कर देते हैं, तो जब वो आपके 2 गज की दूरी पे हों तो वो क्या इफेक्ट करते होंगे। मैं तो मतलब बिल्कुल मंत्रमुग्ध होके बात सुन रहा था उनकी। और यकीन मानिए कि मैंने अपनी जिंदगी में इंदिरा गांधी, अमिताभ बच्चन, अटल बिहारी वाजपेयी और शायर जो हैं नीरज जी, इन जैसे लोगों को बिल्कुल एक टेबल पे बैठ के सुना है, आमने सामने सुना है। इंदिरा गांधी के मरने के 7-8 दिन पहले वो मेरे साथ थी, मैंने पूरा वो शो कंडक्ट किया था। लेकिन इतना प्रभावशाली वक्ता मैंने नहीं देखा। और मैंने मतलब बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात की है, राजस्थानी से, अशोक कुमार जी से, संजय खान, रंजीत, अमिताभ बच्चन, लेकिन देव साहब जिनसे कि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं, महेश भट्ट वगैरह। लेकिन जितनी शाइस्तगी के साथ, जितनी मिठास के साथ दिलीप साहब बोलते थे, बहुत कम लोग। ही वॉज लिटरली मेस्मराइजिंग। ट्रॉमेटाइज हो जाता है आदमी उनके सामने बैठ के, और मन करता है बस ये बोलते जाए और आप सुनते जाए। उसके बाद मतलब फिर उन्होंने मेरे से, खाना आ गया, उन्होंने मेरे लिए खाना लगवाया, खाना खा मेरे अपने हाथों से मेरे को खाना खिलाने लगे, दही डाल रहे हैं, सब्जी डाल रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं ले लूंगा। बोले नहीं नहीं आप हमारे मेहमान। और बातचीत करते हुए कहेंगे फिर भी बताइए कोई मुझसे काम था तो उस टाइम अब क्या है, नेकी और पूछ पूछ गया तो मैं उसी काम के लिए था। तो मैंने उनसे कहा सर कि मैं आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। तो कहने लगे यार क्या है मुझ में, कौन है, मेरे डॉक्यूमेंट्री में किसी को क्या लेना देना, मेरी जिंदगी है, मेरा अपना वो है, उसको किसी और के साथ शेयर करने की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा नहीं, लोग बाग बहुत चाहते हैं कि उनको दिलीप साहब के बारे में कुछ पता चले, वो क्या करते हैं निजी जिंदगी में, कैसे रहते हैं। तो बोले नहीं, लेकिन आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू ऑल दिस एंड ऑल। खैर मैं काफी उनको रिक्वेस्ट करता रहा और वो रिफ्यूज करते रहे। फिर मैंने उनसे कहा कि सर आप अपनी बायोग्राफी मेरे से लिखवा लें, आप जो कुछ कहते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ लिख। तो बोले यार मैं आपकी बात को ध्यान में रखूंगा मान जी, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर ऐसा कभी मैंने किया तो मैं आपको याद जरूर करूंगा। और उसी दौरान में क्या है कि उनके असिस्टेंट वगैरह आ गई और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे नया, काफी टाइम हो गया था, 1-1.5 घंटा हो चुका था। तो वो कहने लगे कि भाई अब सेट तैयार है और एक्टर्स वगैरह सब तैयार है, आप आ जाए। तो फिर उन्होंने मुझसे माफी मांगी, कहने लगे नहीं मैं और बैठता, लेकिन अभी मुझे गुंजाइश नहीं है। और मैं भी समझता था कि भाई उनकी मजबूरी है, वरना मेरा मन तो बहुत था। उन्होंने कहा भी कि आप शूटिंग देखना चाहें, लेकिन शूटिंग में बहुत देख चुका हूँ और शूटिंग बहुत बोरिंग होती है, उसको आप। और उस टाइम पे क्या है कि दोपहर के करीब 2:30 बज चुके थे और सडनली मौसम बहुत खराब हो चुका था, तो आई हैड टू ड्राइव बैक टू जयपुर
एंड दोज वर द डेज, मैंने कहा कि भाई सड़कें भी इतनी बढ़िया नहीं थी, तो मैंने कहा कि भाई निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है, और मैं वापस आ गया। उसके बाद में 2-3 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे अचानक टकराना हुआ, एंड वी एक्सचेंज सम प्लेजेंटरीज एंड ऑल, बट ही रिमेम्बर्ड, बट समहाउ द अदर वी कुड नॉट गेट टाइम टू बी टुगेदर। और उसके बाद 2-3 बार जब मैं बॉम्बे गया उनसे मिलने वगैरह, उनके बंगले वगैरह पे, तो मेरी बदकिस्मती रही कि वो वहां पे नहीं थे, कभी विदेश गए हुए थे, कभी कुछ थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन 2013 के आसपास, 13 या 14 के बीच में, मेरे पास किसी का फोन आया, और उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली दिलीप साहब के बंगले पे आ जाइए, सायरा जी से आपकी मुलाकात करवानी। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले कि नहीं, वो एक बायोग्राफी लिखी जा रही है दिलीप साहब की, और उसमें आपको जोड़ना है। तो ये कोई मेरे हमदर्द थे जो मेरे को जानते थे, उनको पता था कि मैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी पे महारत हासिल रखता हूँ, बोल लेता हूँ, कर लेता हूँ। उनको ये था कि उस समय सायरा जी चाहती थी कि जो उनकी सहेली एक दिलीप साहब के बोले हुए इंटरव्यूज वगैरह के बेसिस पे कुछ लिख रही थी, और वो एक तरीके से बायोग्राफी के रूप में छप रही थी, और वो किताब छपी बाद में, द शैडो, द सब्सटेंस एंड द शैडो, द शैडो एंड द सब्सटेंस। तो वो उसके साथ में एक वीडियो प्रेजेंट करना चाह रही थी, और वो वीडियो के लिए वो चाहती थी कि कोई आदमी उनके साथ बैठे और जो प्राइवेट उनकी वीडियोस हैं उसको देखते हुए कुछ वीडियोस को कंपाइल करे, एक बहुत अच्छी वीडियो स्क्रिप्ट लिखे। और एक किस्मत मेरी अच्छी थी कि जो मुझे जानते थे वो सायरा जी की उस घरेलू उसमें जान पहचान वाले आदमी थे, और उन्होंने मेरी एकदम तारीफ कर दी। तो उन्होंने कहा आप बुलाइए, और क्योंकि मैं हिंदू में कॉलम लिखता हूं तो उन्होंने भी मेरे बारे में कुछ पढ़ रखा था, मेरे कुछ कॉलम पढ़ रखे थे। जब मैं वहां गया तो वो एक तरीके से पहला दिन था, और सायरा जी और बेबी फरीदा जी पहले एक्ट्रेस थी, जो कि एक तरीके से उनकी अडॉप्टेड डॉटर है दिलीप साहब की और सायरा जी की। वो दोनों बैठी हुई थी, और एक तरीके से हम बातचीत करने लगे, और बातचीत के सिलसिले में मेरी और सायरा जी की इतनी छनी, इतनी अच्छी बनी कि वो कहने लगी कि भाई हम तो किसी और के बारे में अब सोचेंगे नहीं, आप हैं और आप ये काम कीजिए। और उसके बाद हमने कई दिन तक ऐसा होता था कि उनका जो बंगला है, जो कि बहुत बड़ा है बांद्रा के अंदर, उस बंगले में ऊपर जो टॉप पे एक पेंट हाउस है, उसके अंदर हम बैठ के बड़े स्क्रीन पे उनके घर की बहुत सारी वीडियोस देखा करते थे, और उन वीडियोस को मेरे को सायरा जी दिखाती थी, मैं कुछ नोट्स लेता था, और कुछ कुछ वो उसके साथ कई स्निपेट्स बताती थी, और मुझे बहुत खूबसूरत चीजें देखने को मिली। बीच बीच में 1-2 बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दिलीप साहब ऊपर आए, दिलीप साहब ने मुझसे बात की, मेरे हाथ लेके बात करने लग गए, और किस तरह पंजाबी में बात करते, और किस तरह तो बिल्कुल ठीक है, किए हुए। और सडनली उनकी, क्योंकि उस टाइम पे अल्जाइमर डेवलप हो रही थी, वो बीच में भूल जाते थे। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इस समय इनकी मतलब हालत जो है वो थोड़ी नाजुक होनी शुरू हो गई है। और वो क्या हुआ कि मेरे से जो प्रेजेंट टेंस में बात करते करते सडनली ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई वाज हिज स्कूलमेट, और वो मेरे को पुराने पेशावर के अपने किसी दोस्त समझ के बात करने लगे, और कल तू स्कूल नहीं आया, मैं तेरी वेट करदा रहा, कल आई और माँ जी ने कही मेरे लिए पराठे भी लाके आई, तू मैनू अचार बड़ा पसंद आया। इस तरीके की बिल्कुल जो एक रोजमर्रा की उनके जीवन में बचपन की जो बात थी वो उन्होंने मेरे साथ करी। एंड देन सायरा जी टोल्ड मी कि हाँ, ही इज पासिंग थ्रू, बीच में फेजेस आते हैं, और वो बीच बीच में कभी कभार आ जाते थे तो हाथ पकड़ के बैठ जाते और कुछ भी नहीं बोलते थे, और बड़ा सुहावना एक वो होता था। मेरी एक आदत है कि मैंने आज तक पिछले 25 साल से मेरे पास मोबाइल है, लेकिन मैंने आज तक कभी सेल्फी नहीं ली, और अगर किसी ने मेरी फोटो खींच ली तो मैंने, अगर उसने भेज दी तो उससे रिक्वेस्ट कर ली कि हाँ भाई दे दे, तो आ गई, वरना वो क्षण ऐसे थे, मुझे लगता है कि वो एक अद्भुत क्षण होते हैं कि वो मेरे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं और हम दोनों के दोनों बगीचे को देख रहे हैं छत के ऊपर से बैठे हुए। जहां सायरा जी की बात थी, सायरा जी ने मुझे ऐसी ऐसी वीडियोस दिखाई जिन वीडियोस में दिलीप साहब ट्रम्पेट बजा रहे हैं, घर की शादी में बहुत ठुमके लगा रहे हैं, मतलब ऐसे ठुमके जो कि शम्मी कपूर लगाएं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन दिलीप साहब लगाते थे कि कोई सोच नहीं सकता। और इससे पहले मैं एक और बात बताऊं आपको कि आदमी फिल्म में एक उन्होंने अपाहिज का रोल प्ले किया था, जिसमें कि पूरी पिक्चर में वो करीब करीब व्हील चेयर पे होते हैं।
मैं आप सबसे कहूंगा कि अभी जब बातचीत हो जाए, कभी भी आपको टाइम मिले, आप आदमी फिल्म देखिए, और खास तौर से आदमी फिल्म में एक सीन है जो कि लगभग 3.5 मिनट का डायलॉग है, जो वो वहीदा रहमान को एक कहानी सुनाते हैं और अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं कि उनकी एक गुड़िया थी जिसको कि उनके दोस्त ने छीना और उसको उन्होंने मार दिया। ये इतनी अद्भुत सीन है कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन्स ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा। जो मतलब जो मशाल की बात की थी अरुण ने, मैं कहूंगा कि वो सीन आप देखेंगे तो आप मशाल का सीन भूल जाएंगे, इतना अद्भुत सीन है। लेकिन उसके पीछे क्या था कि जो मैंने आपको कहा, उन्होंने कई दिनों तक अपाहिज लोगों का, मतलब वहां पे सेंटर्स पे जाके, मैं अपाहिज नहीं कहना चाहूंगा, निशक्त जन जिनको आजकल हम कहते हैं, जिसको डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, वो मतलब उनका उन्होंने बाकायदा ध्यान किया, सोचा, समझा, देखा कैसे वो चलते हैं, कैसे वो व्हील चेयर चलाते हैं। और ये उनकी जहनियत की बात मैं आपको बताऊं कि फॉर several years, about 25-30 years, जो इंसान मतलब एडवर्टाइजमेंट से बहुत दूर रहा, विज्ञापन की दुनिया से बहुत दूर रहा, और उसने मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह दिया कि नहीं, मैं आप कितना भी कहें मैं विज्ञापन नहीं करूंगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए घर घर लोगों से पैसा मांगने चला जाऊंगा। इसी तरीके की बात को रखते हुए उन्होंने 30-35 साल नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के लिए काम किया, और वो इतना पैसा जुटा लेते थे, वो फुटपाथों पे बॉम्बे के घूमते थे, चलते थे, फिरते थे, लेकिन एक एनुअल ट्रिप वो करते थे, डेक्कन क्वीन, जो कि बिटवीन बॉम्बे एंड पूना चलती थी और अभी भी चलती है। वो उस टाइम की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी, और उसमें वो हर डब्बे में जा जाके झोली फैला के लोगों से नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। यहाँ तक होता था कि पूरे पूरे डब्बे लोग बुक कर लेते थे मंथ्स इन एडवांस, क्योंकि एक डेट तय होती थी कि दिलीप साहब चलेंगे, और उसमें डब्बे में यही होता था कि लोग कहते थे कि भाई दिलीप साहब से भी मिलना होगा और एक चैरिटी का वर्क भी हो जाएगा। तो इतनी उनकी एक रिस्पेक्ट थी समाज में, और वो जाते थे, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड ने बहुत अच्छा काम किया। वो बहुत साल तक उससे जुड़े रहे। जब वो बाद में थोड़े एजिड हो गए और उनकी स्लाइटली फिजिकल डिसेबिलिटीज शुरू हो गई, डिफिकल्टीज शुरू हो गई, डिसेबिलिटीज तो बाद में, तो उन्होंने फिर उससे थोड़ा किनारा कर लिया। एक मैं जो सायरा बानू जी के साथ की बात कर रहा था, तो उन वीडियोस को देख के बहुत कुछ लगा कि जैसे ये इंसान इतना बड़ा एक्टर होते हुए भी बड़ा आम इंसान की तरह से रहता है। लगभग हमारे जैसे ही वो अंताक्षरी खेलता है घर के अंदर, लंगड़ी टांग खेलता है, पहलदूज खेलता है, मतलब वो अपने क्योंकि उनके खुद के बच्चा नहीं था, लेकिन अपने रिश्तेदारों वगैरह के सबके बच्चे वगैरह जो हैं वो सब उनके पास आते थे। वो इतना बड़ा बंगला था तो उसके अंदर आइस पाइस खेलते रहते थे, जिसको हम हाइड एंड सीक कहते हैं अंग्रेजी में। ये सब चीजें करने वाला इंसान बड़े ठुमके लगा रहा है, बड़े मस्तियां कर रहा है, सीटियां बजा रहा है। घर की शादियों वादियों में वो बकायदा मतलब जो बैंड बाजे वाले होते थे उनके साथ ट्रम्पेट लेके खुद बजाना शुरू कर देते थे, डांस करते थे। और एक पूरा सेशन मैंने देखा अंताक्षरी का उनका, और सायरा जी का कहना था कि अंताक्षरी में उनसे जीतना मुश्किल था, क्योंकि उनको सैकड़ों गाने, गजलें और शेर मुंह जबानी याद थे। और इसका मैंने वहां पे देखा भी कि कोई बोलता था उनकी टीम के लिए क म र, वो फट से गाना शुरू कर देते थे। और ये इसीलिए था क्योंकि उनकी एक इतनी लंबी यात्रा थी फिल्म इंडस्ट्री के साथ। लेकिन उसके बाद क्योंकि म्यूजिक के साथ उनका बहुत शौक था, नौशाद और रफी साहब से उनकी बहुत बड़ी दोस्ती रही, बहुत साल तक वो लोग है ना बैडमिंटन साथ खेलते थे। तो बैडमिंटन के लिए सभी लोग कहते थे कि साहब बांद्रा जिमखाना में सवेरे अगर 5 बजे आपको देखना है तो 3 आदमी आपको मिलेंगे, और वो है रफी साहब, नौशाद और दिलीप साहब। और कुछ साल तक राजेंद्र कुमार उनके साथ खेलते थे, 4 जने थे। और फिर इस तरीके से वो धीरे धीरे पार्टनरशिप उन लोगों की अलग अलग लोगों की डेथ के बाद टूटती चली गई। लेकिन एक टेप थी जिसमें कि क्रिकेट इंडिया के कैप्टन मंसूर अली खान पटौडी थे, और मंसूर अली खान पटौडी के साथ कई बार ऐसा हुआ कि इंडियन टीम के साथ फिल्म स्टार्स की नाइट होती थी, तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है उस पे मैच हुआ करता था, फिल्म स्टार्स खेलते थे, टेस्ट क्रिकेटर्स खेलते थे, सलीम दुरानी, सरदेसाई, जयसिम्हा, फारूक इंजीनियर, पटौडी, ये सब मिलके खेला करते थे। और
फिल्मों की तरफ से फिल्म स्टार्स जो होते थे, देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप साहब, ये सब लोग खेला करते थे। और जो लेडीज भी होती थी वो बीच बीच में बैटिंग करने आ जाती थी, मतलब वहीदा रहमान आ गई या नंदा आ गई बीच बीच में। और ये इस तरीके से हजारों की क्राउड होती थी कि बेसिकली तब होते थे टू रेज फंड्स। 1962 के वॉर के लिए दिलीप साहब ने सबसे पहले पहल की और बॉर्डर के ऊपर अपने इंडियन जवानों के लिए पैसे भिजवाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, जो कि एक एक गाने के ऊपर थी। एक गाना साहिर साहब ने लिखा, एक गाना जानिसार अख्तर ने लिखा था, बहुत पॉपुलर हुए थे। और उनको शूट किया था महबूब खान ने। आपको वो गाने याद होंगे, आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी दुख एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। और दूसरा था कि दूसरा भी जो था, और दोनों खयाम ने कंपोज किए थे और ये 1 हफ्ते में इन लोगों ने तैयार किए थे। और दिलीप साहब की एक आवाज पे बहुत सारे एक्टर्स उसमें जुड़े। और दूसरा गाना था वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और ये रफी साहब ने गाए थे। और इनमें से सभी ने, ये खयाम साहब ने मुझे बताया था, किसी ने पैसे नहीं लिए, सबने। और जो एक्टिंग भी की वो सब फ्री करी और फिल्म्स डिवीजन को ये दे दी गई थी और ये जगह जगह चलाई जाती थी। और दूसरे के ट्रकों में निकलते थे और पैसे इकट्ठे करते थे और उससे फिर वुलन्स और दूसरी चीजें आर्मी वाइफ्स को दी जाती थी, जवानों के लिए चीजें खरीदी जाती। फिर 65 के वॉर के टाइम पे भी ये क्रिकेट मैचेस वगैरह से पैसे इकट्ठे करके इसी तरीके से आर्मी वेलफेयर फंड में पैसा भेजा जाता था। तो पटौडी का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि साहब अगर दिलीप साहब क्रिकेट खेलते तो शायद वो क्रिकेट में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर देते, क्योंकि वो इतने इंटेंस तरीके से खेलते थे और वो इतने अच्छे बैट्समैन थे कि एक मैच में जो कि इंडिया लेवल का टेस्ट पेस बॉलर था, उसको उन्होंने हुक करके पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया। और दिलीप साहब को आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी फिल्म स्टार्स तो वाकई खेलना नहीं जानते थे, लेकिन वो इतने सीरियसली बैटिंग करते थे। और 1-2 बार ऐसा भी हुआ मैचेस वगैरह में कि 50-50 रन उन्होंने बनाए और उसको अल्टीमेटली उनको राज कपूर और कई लोगों ने धक्का दे के हटाया कि यार हमारी बैटिंग नहीं आई। वो जो बच्चे करते हैं ना कि बज्जी नहीं मिली, बज्जी नहीं आई, उस तरीके से वो लोग करते थे। और ये दिखाता है कि कितने ह्यूमेन थे वो। और इसी तरीके से आज मैंने उनको एक टेप में देखा कि वो पर्दे पे उन्होंने रफी साहब की बहुत सारे गानों को अपनी चेहरा दिया, लेकिन वो बड़े मजे में कल्याण जी आनंद जी के साथ बैठ के, और वहां पे मतलब जावेद अख्तर भी बैठे हुए, वो भजन गा रहे थे, सुख के सब साथी दुख में न कोई, जो कि गोपी फिल्म का एक भजन है। तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग, वेरी लाइवली, वेरी ह्यूमेन, वेरी ग्रेट मैन, जिसमें कि मतलब एक सलाहियत बहुत ज्यादा थी, बहुत नफीस आदमी थे। कभी घटिया बात उन्होंने की नहीं, कभी उन्होंने किसी तरीके से गलत सलत बोला नहीं। और वहीदा जी और साधना जी और ये दूसरे भी कई लोगों से बातचीत हुई। पद्मिनी कोल्हापुरी जो कि मेरी बम्बई में पड़ोसन भी हैं और बहुत अच्छी तरह जानती हैं मुझे, वो भी यही कहती है कि उन्होंने दिलीप साहब के साथ काम किया तो वो कहती थी कि इतने मतलब एनकरेज करते थे, कोई चीज अगर हम भूल जाएं, गलत हो जाती थी तो कभी कोई डांट नहीं, जबकि एक होता ही है ऑरा हो जाता है, बड़े एक्टर हैं, आजकल छोटी छोटी सी बातों पे लोग बहुत अमृत ले लेते हैं और गाली गलौज पे उतर जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत शाइस्ता लोग थे, बड़े ज़हीन लोग थे। एक अपनी उनकी जिसको कहते हैं ना जड़ें बहुत मजबूत थी और उन जड़ों में गंगा जमनी तहजीब थी। इंसान को इंसान के रूप में देखते थे, कभी कहीं बीच में मजहब या कहीं किसी बीच में अपनी जात पात का कोई कुछ के तरीके से या अपने कि मैं ये हूँ, हर तरीके के त्योहारों को मनाते थे। लोग बाग उनके घर में जाके खूब मौज करते थे। होली का दिन हो तो आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो करते थे। और बाद में जब वो करीब 2010 से उनके एक तरीके से एल्ज़ाइमर, पार्किंसन और कई तरीके की प्रॉब्लम्स शुरू हुई और 2016 के बाद तो वर्चुअली ही वाज लाइक अ वेजिटेबल, कुछ ज्यादा बोल ही नहीं पाते थे, शून्य में देखते रहते। उस दौरान में सायरा जी ने बहुत उनका ध्यान रखा और सायरा जी शुरू से उनको बहुत प्यार करती। जैसा विभा ने कहा कि उन दोनों की लाइफ मतलब एज में बहुत डिफरेंस था, मोर देन 20 ईयर्स, दिस अ फैक्ट। लेकिन क्या था कि बचपन से सायरा जी ने मुझे कहा कि बचपन से वो चाहती थी, उनको बहुत प्यार था कि वो जब दिलीप साहब को देखती थी, शी ऑलवेज वांटेड टू गेट मैरिड टू हिम। जबकि मजे की बात है कि दिलीप साहब ने उनकी मदर के साथ, नसीम बानो के साथ काम किया था।
और नसीम भी लेकिन हमेशा चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी दिलीप साहब के साथ हो। वो लोग पड़ोसी भी थे, उनके बिल्कुल पास, बिल्कुल साथ साथ मकान है, बहुत बड़े बड़े बंगले हैं। दिलीप साहब ने अपना बंगला अपने भाइयों को दे दिया, और आजकल जब उनकी जहाँ डेथ हुई है वो जगह सायरा जी का बंगला था। दोनों ही बंगले आप समझ लें लगभग 1-1, 1.5 एकड़ के हैं, इतने बड़े बंगले। लेकिन सायरा जी का यही कहना था कि बहुत ध्यान रखते थे, कभी भी पब्लिक वगैरह में जाते थे। और मैंने कुछ एक उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह देखी कश्मीर वगैरह में, वो लोग बाकायदा न्यू हनीमून कपल्स की तरह से या बच्चों की तरह से एक दूसरे के ऊपर वो स्नो बॉल वगैरह मार रहे हैं और खेल रहे हैं और कर रहे हैं। और वो बोलती थी कि कभी कभी मैं जानबूझ के इसलिए नाराज हो जाती हूँ क्योंकि दिलीप साहब बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि वो गाते थे, और उन्होंने एक लता जी के साथ डुएट भी गाया है बहुत साल पहले मुसाफिर फिल्म में। वो फिर सायरा जी को मनाने के लिए या तो बहुत बढ़िया बढ़िया कपलेट्स और गजलें सुनाते थे या फिर रफी साहब के रोमांटिक गाने। तो वो कहती थी कि मैं इनको कई बार चिढ़ाती हूँ कि रफी साहब के साथ आपकी कितनी भी दोस्ती रही हो, लेकिन रफी साहब के साथ गाना तो मैंने ही गाया। क्योंकि अमन फिल्म में आप लोगों को याद होगा एक बहुत ही सेंसुअल सा गाना है, आज की रात ये कैसी रात, कि हमको नींद नहीं आती। उसमें थ्रू आउट सायरा जी कुछ ना कुछ बोलती भी हैं और लास्ट में हमिंग भी करती हैं। तो वो कहती थी कि मैं इनको कई बार चिढ़ाती हूँ कि लेकिन रफी साहब के तो, और रफी साहब बहुत शर्मीला आदमी थे, तो वो कहती थी कि वो जब हम इस तरीके की बातें करते थे वो बेचारे है ना जवाब ही नहीं दे पाते, क्योंकि रफी साहब भी बहुत कम बोलते थे। तो ये कुछ पहलू हैं उनकी जिंदगी के, एक इंसान के रूप में, एक ऑर्डिनरी नागरिक के रूप में। और मुझे तो बहुत खुशकिस्मती लगती है कि मैंने जो भी समय बिताया वो उन लोगों के साथ, वो बहुत मेरी खुशकिस्मती थी। बाद में ये वीडियोग्राफी मैंने बैठ के एडिट भी करवाई, उसमें बाकायदा सब कुछ हुआ। एक टाइम था जबकि इसके साथ ये भी था कि इसके अंदर अमिताभ बच्चन जी की आवाज दी जाएगी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, शायद पब्लिशर ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज की, कुछ कॉपीराइट्स के प्रॉब्लम्स आए कुछ फिल्मों वगैरह के, और लोगों ने, और ये वीडियो जो है वो जो कि साथ में जाना था वो नहीं आया, और बाद में ये टाइम्स नाउ पे एक घंटे का अलग से दिखाया गया था। बट दिस इज कमर्शियल सिनेमा, यू डोंट नो कब किस टाइम क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि दिलीप साहब जैसा नफीस एक्टर बहुत बहुत रेयर आएगा, और जब तक ये फिल्म का एक ग्राफ चलेगा, इतिहास चलेगा, वर्ल्ड सिनेमा रहेगा, तब तक पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर हिम विद great fond memories, and people will always learn from this man who is not just a thorough gentleman, a great actor, but also a thorough gentleman. This is what I'd like to put, and if there are any questions and all, I'd be very happy to. बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने एकदम पूरा पूरा कैरेक्टर स्केच बना दिया दिलीप साहब का, एंड नाउ वी नो हिम मोर, एंड और ज्यादा रिस्पेक्ट हमारे अंदर आ जाती है। सो अब कुछ लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें दिलीप साहब के बारे में तो दीपक जी करेंगे। विभा, यू हैड अ क्वेश्चन, या एनीवन हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? नहीं अरुण, I think I'm mesmerized to hear Deepak ji telling such a length, and वाकई में जैसे कहते हैं ना engrossing सेशन। मुझे तो लग रहा है कि मैं इतना बड़ा सेशन इतनी देर तक बैठ के सुन रही हूँ, और मुझे I can just feel that everything is passing in front of my eyes. ऐसा लग रहा है पूरी एक स्टोरी एक मूवी की तरह आंखों के सामने से गुजर रही है, as दीपक जी was narrating. Amazing. मुझे सवाल तो कुछ नहीं। I think I'm going to probably like to listen the recording once again to keep the memories refreshed, and also tell other people about Dilip ji like this. क्योंकि कई चीजें ना, कई बार होता है कि जब इंसान जब चला जाता है इस दुनिया से, तो उसके जाने के बाद काफी सारी चीजें लोगों से सुनने को मिलती हैं, और which is कई बार बहुत अच्छी होती है, कई बार बहुत बुरी भी होती है, which people don't actually speak. Like there was some news in the news recently that he left a big amount of his property to his Muslim friends. I don't want to put in religion here, but this was something very offensive for me. मुझे लगा कि यार क्यों, अगर कोई इंसान किसी भी तरीके से एक इंसान की मदद करना चाहता है, irrespective what religion he is belonging to, मैं कहा जब हम हिंदू होते हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम मुस्लिम की मूवी नहीं देखेंगे। हम मूवी जरूर देखने जा रहे हैं, तब हमने नहीं सोचा आज उनके जाने के बाद अगर वो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा अगर किसी को देके जाना चाहते हैं। एंड एज आई एम लिसनिंग टू दीपक जी, एंड आई एम लिसनिंग कि किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की है, टू व्हाट एक्सटेंट ही हैज गॉन। सॉरी, गोइंग टू द ट्रेन का डब्बा एंड एवरी बोगी में जाके, हर बोगी में जाके लोगों से मदद मांगना टू हेल्प द ब्लाइंड पीपल।
it takes guts, it takes a lot of hard work, it takes a lot of आपका मन होना चाहिए, आपकी आत्मा उस चीज के कर्म के साथ जुड़नी चाहिए, तब जाके आप वो काम कर पाते हैं. So I honor these people who actually have come down to that level जहां पे उनको ये समझ में आया कि मैं खुद एक हस्ती नहीं, बस सिर्फ कहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान का, जो दूसरों की मदद करना चाहता है. So I appreciate, और मेरा दिल से सलाम दिलीप साहब को. Thank you. Thank you. Deepak sir, हाँ जी. I'm in love with you all the more again. Beautiful. And yes, जो मैंने ट्रिब्यूट करा है उसकी काफी बढ़िया झलक आपने आज यहाँ पे शेयर करी है. थैंक यू वेरी वेरी मच. एज विभा सेड, मतलब जब अरुण सर ने कहा कि इट इज लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड ऑल, आई वाज लाइक, हैं इतनी जल्दी, अभी तो शुरू हुआ था. It is amazing the way you narrate, the way you, I mean, as Vibha has rightly said, it was as if I'm living every moment of it. And Thank you yes, so much. more than a star, he was an amazing human being, and you have really shared such amazing things about him. ये कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा सकता, ये कोई न्यूज़पेपर कवर नहीं कर सकता. This is priceless. So hats off to you. Amazing presentation, amazing narration. Love it, love it, love it. Thank you so much. बहुत बहुत डिटेल में थैंक यू प्रेरणा. एंड ये बहुत डिटेल में बताया था. जैसे मुझे याद आया अभी कि अभी बहुत सारे न्यूज तो दिलीप साहब के लिए चल ही रहे हैं, तो आप जो बात कर रहे थे, तो व्हेन सायरा बानू वाज 12, शी फेल इन लव विद दिलीप. Yes. व्हेन शी वाज 12, तो उसने लिखा था कि वो 12 साल की एज की थी, तब से उनको दिलीप साहब से प्यार हुआ था. मैं इसमें छोटा सा जोड़ूं कि he never hid. He confessed, even in his biography he's confessed that he was in love with Madhubala. लेकिन मधुबाला के फादर जो थे उन्होंने एक बहुत बीच में अड़चन खड़ी कर दी, जबकि और वो मतलब आप देखिए कि मुगल आजम के दौर में वो दोनों के दोनों बात भी नहीं कर पाते थे, करते नहीं थे. और ये नया दौर की एक फिल्म जो थी उसके अंदर बी.आर. चोपड़ा ने दोनों को साइन किया था, दोनों ने एग्री किया था. मधुबाला के फादर ने ऑब्जेक्शंस रेज किए कि भाई ये आउटडोर में कोई शूटिंग के लिए नहीं जाएंगे, जबकि नया दौर पूरी की पूरी फिल्म ही आउटडोर की थी, क्योंकि इट वाज स्टोरी बिटवीन कैसे एक गांव जो है उसमें एक ऑटोमाइजेशन आती है, फैक्ट्री आती है, तो वो उनके सबके गांव वालों के घर लुट जाते हैं, उनका रोजी रोटी छीन जाती है, मशीन जो है उनके रोजी रोटी छीन लेती है. तो उस कारण से जो कोर्ट केस हुआ बी.आर. चोपड़ा ने जो किया मधुबाला के फादर के, उसमें मधुबाला डिडंट वांट दैट ही शुड स्टैंड, बट ही स्टूड फॉर ट्रूथ. उनका प्यार था, सब कुछ था, they were in love together, but he had to stand for B.R. चोपड़ा because he said कि B.R. चोपड़ा साहब ने जो शर्तें रखी थी वो सब पहले पता थी और साइन हो चुकी थी, अब ये झूठ बोल रहे हैं कि बाहर जाए. तो ये बहुत बड़े आदमी के कमिटमेंट की बात होती है. और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि B.R. चोपड़ा साहब की लाइफ के आखिरी दिन तक ये होता था कि पुराने जमाने में बी.आर. चोपड़ा के बंगले में जो ऑफिस भी था, और उनका भी बहुत बड़ा बंगला है जू में, वहां पे अशोक कुमार और दिलीप कुमार साहब जिस दिन खाली होते थे 2-3 घंटे वहीं आते थे, उनकी मर्जी होती थी, खाना होता है. चोपड़ा साहब के सारे राइटर्स जो हैं जो आते थे, चोपड़ा साहब के यहाँ एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि किसी भी आदमी को, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कैसा भी हो, उसको अंदर आने दी जाए. 3 से 4 के बीच में मैं उनको मिलूंगा. तो लोगों ने पूछता क्यों, वो बोलते थे कि भाई इन लोगों से मैं बहुत कुछ लेता हूँ, जिंदगी का बहुत कुछ मुझे मिलता है. और जितने भी राइटर्स होते थे वो जब अपनी कहानियां सुनाते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि अगर चोपड़ा साहब को कोई ठीक लगती थी तो दिलीप साहब और अशोक कुमार साहब को बुलाया जाता था कि वो कहते थे कि जितनी अच्छी ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग इन दोनों आदमियों को इतनी किसी को नहीं है, ये अगर अप्रूव करेंगे तो फिल्म ये हो जाएगी. और ये ऐसा ही हुआ था कि नया दौर की जो कहानी थी, जिसको कि महबूब खान साहब रिजेक्ट कर चुके थे कि यार इसमें क्या है, घोड़े की कहानी और एक बस की कहानी, इसमें क्या है, और ये फैक्ट्री की कौन लेगा. इसी कहानी को बी.आर. चोपड़ा ने उठाया और इस कहानी को जब उन्होंने सुनाया तो इट वाज अ फैक्ट
कि दिलीप साहब सेड कि यस दिस हैज अ ग्रेट पोटेंशियल और इसमें हम ह्यूमन कन्फ्लिक्ट दिखाएंगे, और वो इतनी बड़ी फिल्म बनी। और आज की तारीख में सब लोग जानते हैं कि उसके 2 गाने तो हमेशा बहुत बजते हैं। एक तो जो है ना उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और एक ये कि ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्ताना का। तो और डांस में भी आप देखिए कि दिलीप साहब ने बड़े नैन लड़जइयों में भी, और ये उड़े जब जब जुल्फे तेरी और ये देश है वीर जवानों में, सब में अलग अलग तरीके से डांस किया है। बट दैट इज वेरी डिफरेंट। आजकल कई लोग जो है वो डांस करते हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप देखेंगे कि 20-20, 30-30 साल से वो एक ही तरीके से डांस कर रहे हैं। वो कई बड़े मेरे ख्याल से साथी हाथ बढ़ाना भी इसी में था। है साथी हाथ बढ़ाना वो भी इसी हाँ, साथी हाथ बढ़ाना, हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया। और अभी मैं दिलीप साहब का वो देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, तो उनका एक इंटरव्यू था, उसमें पूछा गया था कि आपका नाम दिलीप कैसे पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जो थे, वालिद साहब थे, तो वो बिल्कुल अगेंस्ट थे सिनेमा के। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई भी नाम रख लेना, यूसुफ खान मत रखना, ठीक है। तो उन्होंने 3-4 नाम सजेस्ट किए थे ये करना। तो दिलीप साहब से पूछा कौन सा नाम पसंद है, कहते मुझे सारे नाम पसंद है, बस यूसुफ खान मत रखना, मेरे पिताजी को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं हेलो। और फिर उन्होंने दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि जब करेक्ट जब देविका रानी ने उनको चुना और ये था, तो शी डिड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शंस टू हिज नेम, बट ही सेड कि अगर मेरे पापा जी को पता चल गया कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूं तो मेरे को घर से निकाल देंगे और सब कुछ है। एंड देन व्हेन ही केम टू नो कि यार ये उनको तो बाद में फिल्म रिलीज होने के बाद किसी ने कहा, क्रॉफर्ड मार्केट में उनकी बहुत बड़ी मतलब ये शॉप थी, बिकॉज दे वो फ्रूट मर्चेंट्स, काफी बड़े, मतलब जो थोक के व्यापारी थे। तो उनको किसी ने कहा कि यार ऐसे ऐसे तेरा बेटा तो काम कर रहा है। उन्होंने कहा कहाँ काम कर रहा है, ये देखो ये पोस्टर वोस्टर भी लगे हुए। तो उन्होंने कहा ये तो दिलीप कुमार नाम लिखा, बोले नहीं ये तेरे बेटे का, ये तो ये इसीलिए चेंज हुआ था कि भाई किसी तरीके से उनके फादर, बल्कि दिलीप कुमार भी कहते हैं कि मुझे तो पोस्टर से पता लगा कि मेरा नाम दिलीप कुमार है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और किसी के कोई सवाल जवाब नहीं तो हम आज मतलब चाहते हैं कि ये शो चलता रहे, लेकिन टाइम की लिमिटेशन भी है। अरुण सर, मेरा एक छोटा सवाल है जी। दीपक सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा बहुत दिल से। थैंक यू जो है जिस तरह से आपने जो है दिलीप सर की जो है कहानी मतलब नरेट करा, और बिल्कुल चलचित्र आपके बहाने से जो है ना हमें भी ऐसा मतलब पर्सनली मुझे फील आया कि मैं दिलीप साहब को अपने बाजू में जो है खड़ा हुआ मान रहा हूँ। जो आपने नरेट करा कि वो सफेद पैंट और सफेद शर्ट में और ब्लैक सैंडल में जब मेरे को मिले, तो मैं अपने आप को फील कर रहा था आपकी जगह कि मैं वहां था और दिलीप सर मेरे तरफ आ रहे थे। थैंक यू। तो मेरे को ऐसा फील आया सर। तो सर जैसे ना आज बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ हो गई है, और मैं कमिंग टू माय क्वेश्चन कि आई हैव 3 किड्स, 2 डॉटर्स एंड 1 सन। तो ये 7-8 साल के बच्चे हैं बेचारे, ये जो है बहुत ज्यादा आज की जो लाइफ हो गई है टीवी सीरियल्स में एंड जो है जो बच्चों के जो दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लगे रहते हैं, और पुराने किस्से कहानियां तो सब खत्म हो गए हैं। इवन अगर मैं आज की डेट में अगर इनको बोलता हूँ कि रामायण महाभारत जैसी चीजें करते हैं जो लॉकडाउन में पूरा रहा, इनको वो नहीं मालूम कि वो क्या चीज थी। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि दिलीप सर का वो कौन सी मूवमेंट है, कौन सी स्टोरी है, कौन सी मूवी है, कुछ ऐसा प्ले जो मैं बच्चों को दिखाऊं और उसको वो पसंद करें? क्या आप सजेस्ट करेंगे इसमें ऐसा कुछ? दिलीप कुमार साहब की एक तो कोहिनूर जरूर दिखाइए, क्योंकि दैट इज अ फन लविंग फिल्म। राम और श्याम भी इज अगेन, मतलब क्योंकि मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, राम और श्याम दिखाइए, क्योंकि उसमें वो जो डबल रोल है, एक बिल्कुल गंभीर डरपोक सा इंसान है, एक बहुत खिलंदड़ है और बिल्कुल डरता नहीं है किसी से भी। तो उनकी जगह जब जक्सटापोज हो जाती हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं, एंड व्हाट ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ जो होते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट्स इकट्ठे होते हैं, और उससे जो ह्यूमर पैदा होता है, और जिस तरीके की वो एक्टिंग करते हैं उसमें बड़ा मजा आएगा बच्चों को। एंड स्पेशली क्योंकि उसके बाद उसी को देख के चालबाज, सीता और गीता और सच्चा झूठा कई तरीके की फिल्में बनी, तो ये आप उसमें जरूर करिए। एंड लीडर इज अनदर फिल्म दैट यू कैन शो टू देम। अगेन इट इज समथिंग व्हिच इज लाइट हार्टेड, बट अबाउट जो हमारे आज भी चल रहा है कि इलेक्शंस के पीछे पैसा कैसे चलता है और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और कौन कौन शराब का, इसका उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रेट को खरीदता है। But another film that you must show them is if they are about 7-8 years, 10 years की एज में, which is a very impressionable age, you must show them गंगा जमुना,
बिकॉज गंगा जमुना में जो बच्चों का ग्रोथ है और दो भाइयों की कहानी, क्योंकि आप अगर दीवार अगर आपने फिल्म देखी है तो दीवार इज नथिंग बट रिहैश ऑफ गंगा जमुना। दो भाइयों का कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने और बड़ा कर दिया, क्योंकि इसमें भी यही होता है कि वो अपने छोटे भाई को पढ़ाता है और वो बड़े छोटे भाई को पढ़ा के इंस्पेक्टर बनाता है, और बाद में वही छोटा भाई उसको गोली मारता है जब वो डाकू बन जाता है। तो इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग फिल्म, इट्स अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म, एंड उसमें जो मतलब एक्टिंग के भी और जो डायलॉग्स के भी और जो कहानी, एक तो रूरल लोग, बच्चों को आज अर्बन एरियाज में रूरल कुछ पता ही नहीं है, तो उस तरीके की चीज का पता चलेगा। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ फिल्म, बट जैसे देवदास है वो फिल्म अभी बच्चों को मत दिखाइए, बिकॉज इट्स अ वेरी अडल्ट फिल्म, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि शरद चंद्र के वैसे भी जो नॉवेल्स हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और उसमें भी एक पिटा हुआ प्रेमी जो कि एक दो औरतों के प्रेम में कुछ डिसाइड नहीं कर पाता, बहुत इनडिसाइसिव है। आज के हिसाब से अगर कोई भी उसको देखेगा तो कहेगा कि इडियट था, ये था, वो था, लेकिन जिस तरीके से उसकी जो मार्मिकता है, उसकी जो तकलीफें हैं, एंड दिस इनडिसाइसिवनेस की इसकी तरफ या इसकी तरफ, वो दिलीप साहब ने बहुत खूबसूरत देवदास में किया है, विच वॉज नॉट कवर्ड इन संजय लीला बंसाली फिल्म. Sanjay Leela Bhansali film became a fantasy film actually. It had no characterization totally. तो वो मतलब मैं कहूंगा कि ये 3-4 फिल्में हैं. आदमी जरूर दिखाइए बच्चों को. आदमी में भी एक, क्योंकि व्हील चेयर बाउंड आदमी की वो कहानी है, और उसके बाद तो मतलब ये 4-5 फिल्में तो आप जरूर बच्चों को दिखाइए. I would recommend that they should see and they would really love it. Sure, sir. I have noted all these movies. कोहिनूर से मुझे एक चीज और याद आई कि ये जो कोहिनूर पेंट्स के जो मालिक हैं, he is a great fan of दिलीप कुमार जी, और ये जितने भी उनके ब्रांड्स हैं ना, अगर आप देखेंगे कोहिनूर पेंट्स के जितने ब्रांड्स हैं वो सब दिलीप कुमार जी के मूवी पे बने हैं. जो भी ब्रांड लॉन्च करते थे वो उसकी मूवी पे. तो कोहिनूर भी उसी नाम से आया था. कोहिनूर जो उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया था वो कोहिनूर फिल्म से किया था. मेरे को नाम नहीं याद है उनके. कोहिनूर फिल्म की सबसे बड़ी बात आप देखिए कि उसमें एक जो गाना है जो कि बहुत फेमस है, मधुबन में राधिका नाचे रे, उस गाने के अंदर जो आप अदायगी देखेंगे वो तो सब कुछ है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है जब कोई क्लासिकल गाना होता है तो उसके अंदर की कई बार क्या होता है जहां पे बोलतान वगैरह आती है तो वो रफी साहब गा गए या लता जी गा गए, लेकिन जो कैरेक्टर होता है उसके ऊपर से कहीं कैमरा चेंज कर जाए. इस वाली फिल्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर दिस पर्टिकुलर सीन ही एक्चुअली लर्न्ड सितार, एंड ही लर्न्ड सितार फॉर अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स, एंड देन उन्होंने वो खुद सितार बजाया, और बाद में वो जो आप वो करते हैं वो मतलब आपको पता चलता है कि लिटरली एक आर्टिस्ट वो जो कि मतलब पूरी, वरना आप कई सीनों फिल्मों में देखेंगे वो पियानो यूं 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 करके एक ही जगह बजाते रहते हैं. ये कई फिल्मों में मैंने देखा है, मनोज कुमार से लेके और धर्मेंद्र से लेके और शशि कपूर तक कईयों ने ये गलतियां की हैं, विश्वजीत वगैरह ने, वो यूं यूं यूं. लेकिन उनके उसमें केस में आप देखिए, बिकॉज ही न्यू पियानो, आप आदमी में एक डुएट है वो गाते हैं, और वो गाना फिल्म में एक्चुअली में रफी साहब और महेंद्र कपूर का है, लेकिन पहले वो गाना एक्चुअली में रिकॉर्ड हुआ था रफी साहब और तलत महमूद के साथ, लेकिन मनोज कुमार जी की कुछ ऑब्जेक्शंस थी, इसलिए फिर वो तलत साहब को हटाया गया, विच वाज वेरी वेरी रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ मनोज कुमार जी. और तलत जी बहुत नाराज हुए और रफी साहब भी बहुत दुखी हुए, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन मनोज कुमार जी उस टाइम स्टार हो चुके थे, इसलिए पियानो बजाते हैं तो एक डिफरेंट तरीके से पियानो बजता है. क्यों? बिकॉज ही न्यू द पियानो. तो ये फर्क होता है एक अच्छे सिद्धस्थ कलाकार में और एक ऑर्डिनरी कलाकार में. बहुत बढ़िया. और अब हम बहुत सब मतलब हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम आज हमारा 2 घंटे का हो गया, बिकॉज ऑफ यू. इतना एंड सो अगर लास्ट एक क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, लास्ट एक क्वेश्चन अगर किसी का है, नहीं तो फिर हम यहीं पे इस Yes, Arun. Yeah. Deepak ji, just a small regarding this Mughal-e-Azam. That is the conflict between father and son. So how do you? I want to know your prestigious comments on that. मतलब how do I see that conflict? Yes. I think it is the perfect resonance of every generation. Exactly, right. क्योंकि आज भी वो चलता है. और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जैसे मैं मेरे से 10-15 साल पहले मैंने
अपने वाइफ को कहा था कि माय ग्रेटेस्ट एडमायरर इज माय सन, तो शी सेड, क्या, मैंने कहा वो जो नहीं कहता है उसमें बहुत कुछ कहा जाता है, एंड दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज क्या है कि अगर वो कभी भी कहीं जाता है, करता है, मेरे बारे में बात करता है, लेकिन क्या होता है व्हेन यू हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, देयर इट इज अ बाउंड टू हैपन अ कन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि आप एक दूसरी जनरेशन के आदमी, आपका एक देखने का तरीका डिफरेंट होता है, नई जनरेशन का डिफरेंट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल परसों वो मुझे समझा रहा था कि आपने ये क्या शेयर्स खरीद रखे हैं बिना बात में, इतने दिनों से आपके ये फंसे पड़े हैं, और देखो मैंने इन दिनों में आपके ये बढ़वा दिया, एंड दैट्स अ फैक्ट। मतलब ही इन दिस पर्टिकुलर टाइम ही हैज हेल्प्ड मी, जब कुछ नहीं हो रहा है तो उसने काफी कुछ अच्छे शेयर्स वगैरह कर रखे, और तो दिस इज बाउंड टू हैपन बिकॉज हर किसी का व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल, आई थिंक के आसिफ हैज कैप्चर्ड दैट रेजोनेंस। अब वो कन्फ्लिक्ट का अलग अलग तरीका होता है कि मैं बहुत माइल्ड हूं और मेरा बेटा भी माइल्ड है, तो हमारे झगड़े नहीं होते हैं। अकबर और सलीम का जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है कि तलवारें खिंच जाती हैं और वो पूरा युद्ध करते हैं उनके साथ, और वो एक बार तो उसको कह ही देता है कि आप इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। तो these are kind of things, but I think it was a wonderful film. ऐसी फिल्में रोज नहीं बनती। उसमें लेकिन जो मेन चीज है, आई थिंक मोर ऑफ ए थिएट्रिकल, क्योंकि अगर दोनों के बाप बेटे के हम कोई भी डिस्कशन सीन्स देखते हैं ना, the way they move their body, they look towards the walls and towards each other. Yes, I think that is a classic example of a theater. Yes, that's true. But I think you see what happens is, आप कोई सी भी फिल्म देखिए, जैसे look at a film called Ben-Hur. Right. You know, all historical films which have been made on a very big canvas with huge amount of expenditure, उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत थिएट्रिकल होता है, क्योंकि when we go into the past we do go theatrical, और हमको अच्छा लगता है। जब वो श्री कृष्ण के महाभारत में डायलॉग्स आते थे तो लोग वो लंबे लंबे चलते थे, लेकिन सुनते रहते थे, हमको अच्छा लगता था, क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ कहते। आई थिंक द सेम थिंग इज देयर व्हेन यू हैव हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड वो लुक और वो क्लोजअप और वो गुस्सा और वो फ्लेयर अप वो दिखाता है, वो आई थिंक डायरेक्टर की अचीवमेंट है। बट यू आर राइट, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थिएट्रिकैलिटी। दैट इज बिकॉज वी सी देम एज लार्जर देन लाइफ ना। अगर हम अगर अकबर को देखते हैं तो उसमें हम लार्जर देन लाइफ। हाँ, बिल्कुल। That is right. What I'm trying to say is कि उस रोल में the way he has acted both the father and son, yes, but दिलीप कुमार दोनों ने कमाल कर दिया उसमें, दोनों बिल्कुल। और उसके डायलॉग आप देखिए ना, उस फिल्म के 8 राइटर्स थे, 8 डायलॉग राइटर्स बैठते थे, एक जना अकबर का कुछ बोलता था, फिर दूसरा उसको काउंटरैक्ट करता था, फिर उनमें से बेस्ट वाला चुना जाता था कि ये वाला रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। आज अगर ये ऐसे 8 राइटर्स को आप बिठा दिए तो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे वो, लेकिन दे ऑल वर्क टुगेदर एंड दिस इज yes sir, that credit goes to the resonance between the people of those times. बिल्कुल। The idea was to make something which was extraordinary. Excellence was the watchword. आज क्या है कि everybody is trying to project themselves, and the second thing is money. Money was the last consideration in मुगले आजम। नहीं तो उसने कितना पैसा बहाया है उसके अंदर, right. बिल्कुल फुकरा हो गया था, बिल्कुल he was on the road. Absolutely. So now we come to the end of the session. अच्छा, मुगले आजम से मुझे एक और चीज याद है कि जैसे आपने मधुबाला और दिलीप साहब की बात की थी, तो उस समय उनका टिफ चल रहा था, तो मैंने कहीं पे सुना था कि वो एक चांटा मारना था मधुबाला को उस फिल्म में, और वो पूरे भावुक हो गए थे, उन्हें सही में चांटा मार दिया था क्योंकि उस समय उनके टिफ चल रहा था। So anyway, these are all very interesting facts, और जब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनते हैं तो बहुत इंटरेस्ट जागृत होता है, और हम जब हिस्ट्री में जाते हैं तो बड़ा मजा आता है। एंड थैंक यू सो मच दीपक जी। मुझे तो लगता है कि चलता रहने दीजिए, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है। अरुण सर, हाँ जी सर, मेरे को एक बात और कहनी थी सर, अगर हम मौका दीजिए। हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं रह गया है, सिर्फ हाँ जी बस एक ही चीज सर, जैसे मुगले आजम की बात चल रही थी, जैसे मैंने ना नई जो जोधा अकबर मूवी देखी और पुरानी मुगले आजम, सो इसमें जो अकबर का जो कैरेक्टर दिखाया वो मतलब कि पूरा कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है। वो कहीं से कहीं तक ना, वो जब दोनों को सामने रखकर समझने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ा अजीब सा कैरेक्टर दिखता है। पुरानी जो है उसमें सीरियस, यहाँ पे जोली नेचर, मतलब वो इसमें कुछ कहिए ये सर जिसको कहते हैं ना, एक अपन कहते हैं कि आर्टिस्टिक लिबर्टी, वो ली है। एक आदमी का इंटरप्रिटेशन ऐसा है, एक आदमी का है। आज आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स में पूरी हिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है, तो ये तो अपने अपने तरीके से लोग बात करते हैं। बट आई थिंक व्हाटएवर they did very well, but within that liberty they did not harm anybody.
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पब्लिक लाइफ में बहुत कुछ वी आर हार्मिंग अदर पीपल अननेसेसरली बाय डिड्यूसिंग एंड डिडक्टिंग समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन हिस्ट्री एट ऑल। ये तो कैरेक्टर्स का एनालिसिस है, उसने जोधा अकबर में गोवारिकर ने एक अलग तरीके से करा। Absolutely, absolutely. And thank you so much, Deepak ji, for spending time with us. And हमारे को दिलीप जी का कैरेक्टर स्केच इतनी मतलब हम ऐसा लगता है जैसे हम उनके साथ ही जी रहे थे। Thank you so much. Thank you so much. And आप सब लोग बहुत ऑडियंस थे। So we meet next Sunday 11 a.m. heart to heart from Star Trek. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you. Thank you everyone. थैंक यू दीपक सर, थैंक यू अरुण जी। Thank you.